1965 से 99 के बीच इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान के साथ जो भी वॉर्स लड़ी थी, उस पर इंडिया को आर्मी के स्ट्रेंथ पर तो नुकसान हुआ ही था, पर आज का भारत इन सब वेपन्स पर आत्मनिर्भर है। इंडिया अपने डिफेंस और सिक्योरिटी में यूज होने वाले वेपन्स जैसे मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, इन सब के लिए फॉरेन कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, पर आज का भारत इन सब वेपन्स पर आत्मनिर्भर है और ये वेपन्स इंडिया में ही अब प्रोड्यूस होने लगे हैं। तो आजादी से लेकर आज तक ऐसा क्या चेंज आया है जिससे इंडिया वेपन इंपोर्टर से आज ग्लोबल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया है। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड तो बना दिया था, बट उस समय वो इतना इफेक्टिव नहीं था और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज करके 1964 के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की शुरुआत हुई और उसी के बाद से इंडिया के अंदर स्वदेशी वेपन बनाने के लिए एक इनिशिएटिव चालू हुआ। और इससे पहले 1958 के अंदर डीआरडीओ की भी शुरुआत हो चुकी थी। डीआरडीओ ने 1958 के अंदर करीबन 10 लैब्स के साथ शुरुआत की थी और 2026 आते आते आज डीआरडीओ के पास 50 से ज्यादा लैब वर्किंग कंडीशन में है और आगे भी डीआरडीओ लैब्स एक्सपेंड करता जाएगा। 1947 से 99 के बीच इंडिया फॉरेन वेपन्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था और उस समय इंडिया को डिपेंडेंट होना जायज भी था क्योंकि इंडिया के पास हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडिया के पास एक बड़ी आर्मी तो थी पर डिफेंस इंडस्ट्री नहीं थी और उस समय डिफेंस सेक्टर प्राइवेटाइज्ड भी नहीं था, जिससे इंडियन प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल के अग्रीमेंट पर वर्क कर सके। 1965 से 99 के बीच इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान के साथ जो भी वॉर्स लड़ी थी, उस पर इंडिया को आर्मी के स्ट्रेंथ पर तो नुकसान हुआ ही था, पर जो वेपन्स और सिस्टम्स इंडिया ने फॉरेन से इंपोर्ट किए थे उसमें भी इंडिया को भारी नुकसान सहना पड़ा, जिसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी गया और डिफेंस सेक्टर पर भी। इन वॉर से इंडिया को अपनी डिफीट से एक अच्छी सीख लेनी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1999 कारगिल वॉर के बाद से ही इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर्स को मजबूत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 1999 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम जब इंडिया को यूएसए के नेविगेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी थी, उस समय यूएसए ने नेविगेशन सिस्टम का एक्सेस देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद इंडिया ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया था। पर इंडिया 2010 आते आते भी वर्ल्ड में आर्म्स इंपोर्टर के लिस्ट में ही आता था, पर ये चेंज आया 2014 के बाद से। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंडिया ने आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को अपनाया। इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हेल ने इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाया, जिसे हम तेजस के नाम से भी जानते हैं। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, पर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि तेजस के पास न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल ले जाने की भी कैपेसिटी है और इसी के साथ इंडिया ने वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स में से एक ब्रह्मोस और अग्नि भी बनाई। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अग्नि की 5 सीरीज भी आ चुकी है, जिसमें से अग्नि 5 की रेंज इंडिया 5000 किलोमीटर बताता है, बट हमारा ही कॉम्पिटिटर जो डिफेंस में एक अच्छे मुकाम पर बैठा है, जिसे हम चाइना के नाम से जानते हैं, वो खुद इंडिया की मिसाइल को 8000 किलोमीटर की रेंज भी देता है। और इसी के साथ ये अग्नि सीरीज की 5th मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी बन जाती है, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रेवल करने की कैपेसिटी रखती है। इंडिया का सेल्फ मेड रॉकेट लॉन्चर भी इसी वक्त में तैयार हुआ है, जिसे हम पिनाका के नाम से जानते हैं। और आपको पता नहीं होगा कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इंडिया ने आर्मी और एयरफोर्स में ही नहीं बल्कि नेवी के अंदर भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की है, जिसमें आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आते हैं। और इंडियन नेवी के अंदर हाल ही में 21 जून 2026 को ही 3 नेवल शिप्स भी शामिल हुई है, जिसमें आईएनएस दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है, आईएनएस संशोधक जो एक सर्वे वेसल है और आईएनएस अग्रय जो एक एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है। इसी के साथ ही इंडिया का विजन अब 2047 की तरफ है, जिसमें इंडिया एआई, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ड्रोन्स, स्पेस और साइबर टेक में भी डेवलपमेंट करेगा। इंडिया का 2047 का विजन आत्मनिर्भरता से ही पूरा होगा। इस विजन को पूरा होने में वक्त तो जरूर लगेगा, पर अगर इंडिया इस विजन को अचीव कर लेता है तो इंडिया भी वर्ल्ड की सुपर पावर्स में से एक बन जाएगा और हो सकता है सबसे ऊपर ही आ जाए।